अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कैसे होती है। फर्स्ट हम जनरल डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द वाटरी ब्लड प्लाज्मा। डाइजेशन जो है वो कम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड की ब्रेकडाउन है टू एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। फिर डाइजेशन की हमारे पास दो टाइप हैं, एक है मैकेनिकल डाइजेशन और सेकंड है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन इज़ द फिजिकल प्रोसेस जिसमें चर्निंग आता है, मस्टिकेशन आता है। ये मैकेनिकली जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन इज़ थ्रू एंजाइम्स। कार्बोहाइड्रेट्स की हम जनरल डिफिनीशन पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम कार्ब्स भी कहते हैं आर शुगर मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड्स एंड ड्रिंक। योर बॉडी ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज आर ब्लड शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी ब्रेक डाउन से हमें ग्लूकोज मिलता है। इसकी केमिकल डिफिनीशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स विच में बी अल्डो और कीटो। These are some examples of carbohydrates such as glucose, which is a monosaccharide, fructose, also a monosaccharide, maltose, lactose, which are disaccharides, and starch and glycogen, which are polysaccharides. Coming to the digestion of carbohydrates, the main sites of dietary carbohydrate digestion are the mouth and intestinal lumen. जो main carbohydrate की digestion होती है वो mouth में और intestine में होती है। The enzymes that are involved in the catalysis of carbohydrate are known as glycoside hydrolysis that hydrolyze glycosidic bond। और जो enzyme इनकी digestion करते हैं वो hydrolysis category के होते हैं। The final products of carbohydrate digestion are the glucose, fructose and galactose which are absorbed by cells of small intestine। और इसके final जो प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। First, mouth. Mouth digestion begins in the mouth with salivary amylase released during the process of chewing, जिसको हम बायोलॉजिकली मास्टिकेशन करते हैं। जब आप खाना चबाते हैं तब आपके salivary gland से salivary amylase रिलीज होता है। The amylase is synthesized in the serous cells of the salivary gland। आपके जो salivary gland में उसमें एक खास किस्म के सेल होते हैं जिनको हम serous cells कहते हैं, जो कि ये amylase सिक्रीट करते हैं। और amylase क्या करता है? स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है माल्टोज पे। Note: during mastication, salivary alpha amylase acts briefly on dietary starch and glycogen, hydrolyzing random alpha 1/4 bond। और ये जो salivary alpha amylase है ये alpha 1/4 bond ब्रेक करता है जबकि beta 1/4 bond नहीं ब्रेक करता। इसलिए हम beta 1/4 bond डाइजेस्ट नहीं कर सकते जो कि सेलुलोज में पाया जाता है। As you can see, we are unable to digest cellulose, a carbohydrate of plant origin, जिसमें beta 1/4 glycosidic bond होता है जिसकी हम डाइजेशन नहीं कर सकते। एक और पॉइंट नोट करें कि ओनली 5% ऑफ स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय salivary amylase ड्यू टू लिमिटेड एक्सपोजर। चूँकि खाना थोड़ी देर के लिए मुंह में रहता है इसलिए सिर्फ 5% स्टार्च की डाइजेशन होती है मुंह में। Now coming to the second organ, stomach. Carbohydrate digestion halts temporarily in the stomach because high acidity inactivates salivary alpha amylase। स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एसिडिक होता है स्टमक और अल्फा एमाइलेज जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है इस एसिडिटी की वजह से। देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है वो रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। व्हेन द एसिडिक स्टमक कंटेंट्स रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय बाइकार्बोनेट सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज एंड पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज कंटिन्यूज द प्रोसेस ऑफ स्टार्च डाइजेशन। जब ये फूड जो है बोलस की फॉर्म में स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ पर बाइकार्बोनेट रिलीज होते हैं पैंक्रियाज से। ये बाइकार्बोनेट आयन जो है उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं और अल्फा एमाइलेज अपना काम वापस शुरू कर देता है। द third and last is the small intestine. Final carbohydrate digestion occurs by enzyme synthesized by intestinal mucosal cell। intestine के जो mucosal cell हैं वहाँ से enzyme कुछ रिलीज होते हैं। The process primarily occur at mucosal lining of upper jejunum and include digestion of several disaccharide। और ये मोस्टली अपर जेजुनम में होता है जहाँ पर ज़्यादातर डाइसेक्राइड की डाइजेशन होती है क्योंकि एमाइलेज ने पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड्स बना दिया होता है। The role of pancreas is very important in carbohydrate digestion. Pancreatic amylase is released from acinar cells into small intestine in concert with other enzymes under stimulus of secretin and cholecystokinin and continues the process of carbohydrate digestion। pancreas से pancreatic amylase के साथ साथ दो और हार्मोन होते हैं secretin and cholecystokinin जो कि बाकी एंजाइम्स की सिक्रीशन में स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन
शुरू होती है। नाउ वी विल स्टडी कि कौन से डाइसेकेराइड और कौन से ओलिगोसेकेराइड की डाइजेशन होती है। ओलिगोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड आर डाइजेस्टेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम इन द माइक्रोवेलस मेम्ब्रेन, जिसको हम ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं। एंड सम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स आर नंबर 1 माल्टेज। माल्टेज क्या काम करता है? माल्टोज की डाइजेशन करता है 2 ग्लूकोज मोनोमर्स तक। The second enzyme is sucrase, which digests sucrose to fructose and glucose monomers. The third one is trehalase, which digests trehalose to 2 glucose monomers. The other one is lactase, which digests lactose to galactose and glucose monomers. And the last is isomaltase, which digests alpha 1 or 6 bonds of limit dextrin to produce glucose monomers. Now coming to the absorption of carbohydrate. Carbohydrates, when once digested, the product must be absorbed and transported to the portal circulation. Digestion and absorption are typically coupled with the enzyme closely located to the appropriate transporter. जहाँ पर enzyme अपना action कर रहा होता है वहीं पर उसका transporter भी मौजूद होता है. Carbohydrates are usually absorbed as monosaccharide by intestinal mucosal cells. The duodenum and upper jejunum absorb the bulk of dietary sugar. Carbohydrate जो है वो monosaccharide की सूरत में absorb होते हैं intestinal mucosal cells के थ्रू, और ज़्यादातर इसकी एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम और अपर जेजुनम में होती है। Nearly all of the nutrients taken in through mouth are absorbed through the wall of small intestine. The small intestine has multiple tiny hair-like projections called villi that increase the nutrient absorption. Small intestine में एक small finger-like enfoldings होती हैं, projections होती हैं, जिनको हम villi कहते हैं, जो इसका surface area increase कर देते हैं, और यहाँ पर mostly nutrient की absorption होती है. Different sugar have different mechanism of absorption. हर एक sugar की अपनी mechanism है absorption की, जो हम आगे पढ़ेंगे. Okay, the first one, glucose and galactose. Glucose and galactose absorption occurs in the mucosal cell of small intestine by an active transport that requires a concurrent uptake of sodium ion via the SGLT1, जिसका मतलब है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर. जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है उसकी absorption एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, और ट्रांसपोर्टर का नाम है SGLT1 यानी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, और इसमें सोडियम की अपटेक ज़रूरी होती है. They are actively transported from the small intestine lumen by the sodium glucose transporter located in the brush border of small intestine. The transporter is more prevalent in the duodenum and jejunum. और fructose की absorption जो है, fructose absorption is completed by the GLUT5 transporter by facilitated diffusion. जबकि fructose की जो absorption है वो GLUT5 transporter करता है, and the process is through facilitated diffusion. Glucose and galactose are absorbed faster than other monosaccharides. ग्लूकोज और गैलेक्टोज की absorption faster होती है compared to other monosaccharide, जबकि पेंटोजेस जो हैं वो less rapidly absorb होते हैं, उनकी absorption ज़्यादा नहीं होती. Glucose after absorption into the blood is transported to liver and other tissues to provide energy to the cell, and excess is stored in the form of glycogen in liver and muscle. ये जो ग्लूकोज है या और मोनोसेक्राइड जो है वो फिर ब्लड के थ्रू लिवर में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहाँ से बाकी टिश्यूज़ तक जाते हैं, और ग्लाइकोजन में इन लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं. This is the chart for helping you understand the transporters and their location to where they transport. You can see there is GLUT1, which is major function is glucose uptake, and its location is brain, kidney, red blood cell, retina, colon and placenta. The second one is GLUT2, which is quick uptake and release of glucose. Then GLUT3, which is for also glucose uptake. GLUT4 is for insulin mediated glucose uptake. GLUT5 is for absorption of fructose. GLUT7 is for release of glucose from endoplasmic reticulum to cytosol. And SGLT1, which is sodium dependent co-transporter, which we already studied, that is for the absorption of sodium and glucose. What happens to the undigested carbohydrate? Carbohydrate not digested in the small intestine pass into the large intestine where they are digested by colonic bacteria. जो मज़ीद डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की, ये जब पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कोलोनिक बैक्टीरिया कहते हैं. वो इस कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं. दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स अलॉन्ग विद मीथेन. इसके एक SCFA बनता है और उसके साथ मीथेन गैस भी बनता है. The SCFA provide water nutrition to colonocyte, but excess volume induce diarrhea and abdominal cramping. और ये जो short chain fatty acids हैं ये बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसकी excess volume जो है वो हमारे लिए डायरिया और abdominal cramping कॉज कर सकता है.